Hello, Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Today we are diving into those forbidden topics. Shh, koi sunna le wale topics. We are talking about female body, desire, and choices. Yes, the words that make society uncomfortable. Feminism, pseudo-feminism, sexual desires, nudity, homosexuality, from sex to sanskar. This episode is fire. So let's get started, and I hope you stay till end. Now, before we begin, let me be clear. Nudity is not vulgar, desire is not dirty, and choice, that's not rebellion, it's a right. फेमिनिज्म, फ्रीडम, फीमेल प्लेजर, ये सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज नहीं हैं. दे आर बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ए टाइम फॉर अ न्यू संस्कार. One that respects choice, not controls it. बेबाक बनना पड़ेगा. बेबाक बनना पड़ेगा. It's time. So we are going to talk about all these things in this super spicy and super interesting episode today of Rightfully Yours. So guys, if this makes you curious or uncomfortable, good. Both are good. Stay till the end. And yes, like, share, subscribe, because मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. That's how the change begins. और आज की हमारी मेहमान हैं, इससे अच्छी मेहमान इस टॉपिक के लिए नहीं हो सकती थी मुझे लगता है. शोभा अक्षर, एक मुखर आवाज, जर्नलिस्ट, ऑथर, एक्टिविस्ट, एक ऐसी आवाज जो बिना किसी फिल्टर के सच बोलती है, अपने मन का बोलती है, बोल्ड, फियरलेस एंड इंस्पायरिंग. वेलकम शोभा, वेलकम टू द शो. Thank you so much, Yoshna ji, having me on your platform. बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah, I'm really excited. I was so eagerly waiting for this meeting and this podcast today. हम बहुत टाइम से शेड्यूल कर रहे थे पर किसी ना किसी रीजन से वो डिले होता जा रहा था. So today is a very good time. तो शोभा, मैं इस तरह से शुरू करूंगी कि जैसा कि आप जानती हैं कि मैं इंडिया और यूरोप के बीच में जी रही हूँ और हर दिन कल्चरल और वैल्यू बेस्ड डिफरेंसेस को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ. तो जितनी क्लैरिटी मिलती है ना शोभा मुझे, उससे कहीं ज्यादा प्रश्न दिमाग में आते हैं जी. इनमें से कुछ पे हम आज बात करेंगे और लेयर बाय लेयर हम चॉइसेस पे बात करेंगे बेसिकली. तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सिंपल चीज से करते हैं, जो बहुत वैसे कहने का बहुत सिंपल है. वो है, मतलब मैंने जैसे बोला कि हम चॉइसेस की बात करेंगे, तो बहुत बेसिक चॉइस है कपड़ों की चॉइस, राइट? तो ये it's not about showing skin or covering skin. It never was. It is about control. Yes. Control over what a woman or a girl wears, how she looks, how she lives, है ना? क्योंकि people, the society criticize when someone favors choice of clothes. छोटे कपड़े, अश्लील, ये वो. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में शोभा, खासकर एक बात जो जर्मनी में मुझे वैल्यू वाइज, कल्चर वाइज, जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो शॉकिंग लगी थी और बाद में अच्छी लगी. इंडीड अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, इंटरेस्टिंग लगी. जो बहुत देशों से, इवन अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें तो उससे काफी अलग है. वो है कि ये लोग ना बहुत कंफर्टेबल हैं विद देयर बॉडी. और यहाँ पे न्यूडिटी इज लाइक नॉर्मल. मतलब न्यूडिटी वर्ड सुन के वो वल्गर वाली फीलिंग नहीं आती है. इट्स नॉर्मल. या सो मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सड़क पे न्यूड घूम रहे हैं, इतनी ठंडे यहाँ पे, वो पॉसिबल भी नहीं है. लेकिन एक्सेप्टेंस है. सौना पे जाइए, लेक्स पे जाइए, पब्लिक पार्क्स में जाइए. सो इट्स लाइक इट्स जस्ट अ बॉडी, नॉट अ सिंबल ऑफ शेम. सो नो स्टेयर्स, जजमेंट, नो मॉरल पुलिसिंग. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज की बात करते हैं, ऐसा नहीं है आज हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करने वाले हैं. वी विल हैव अ ग्लोबल ऐसे डिस्कशन. फिर भी मैं इंडिया से आती हूँ. अगर हम इंडिया मतलब कंपैरेटिव बात करें इस टॉपिक पे, तो एक ब्रा स्ट्रैप का दिख जाना भी लाइक
शी इज आस्किंग फॉर इट। Yeah. तो कपड़े कम हो तो कैरेक्टर ढीला, और कपड़े ज्यादा हो तो बहन जी वाला, राइट? तो मतलब क्या Yes. पहने ये सोसाइटी बताएगी, और सोसाइटी भी कौन बताएगा? मोस्टली मेल्स, राइट? Hmm. Hmm. तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में, आप अपने अनुभव से? आप दिल्ली में रहती हैं, क्या लगता है आपको इस टॉपिक पे? अगर हम इंडिया से बात, चलिए पहले शुरू करते हैं। Hmm. चॉइस ऑफ, Hmm. क्या हम बदल गए हैं पहले, अगर हम 10 साल 15 साल पहले की बात करें वर्सेस अब? मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमने न्यूडिटी और वल्गैरिटी की जो परिभाषा है हम्म। उसको समझने में बहुत बहुत बड़ी गलती की है। तो हो क्या रहा है कि न्यूड चीज को, कोई चीज न्यूड है उसके सौंदर्य शास्त्र को समझने के बजाय हमारी जो माइंडसेट है कि न्यूड चीज ना वल्गर ही होती है, ये सबसे पहले एक माइंडसेट आता है और हम किसी भी न्यूड चीज को वल्गर के कैटेगरी में रख देते हैं। बल्कि वल्गैरिटी की परिभाषा में तो आपका वल्गर बिहेवियर, वल्गर वल्गर थॉट कुछ भी हो सकता है जो वल्गैरिटी के कैटेगरी में आ सकता है। हम्म। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैंने मैंने देखा है कि जो कपड़ों के पहनने की जो चॉइसेस है, हम्म। कम कपड़े अगर हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको उनको लगता है कि ये प्रो फेमिनिस्ट अप्रोच है। हम्म। और जब प्रो फेमिनिस्ट अप्रोच को वो छोटे कपड़ों में देख रहे हैं तो आप सोचिए कि उन्होंने फेमिनिज्म की भी डेफिनेशन को कितना कितना गलत समझा है। कि उनको लग रहा है कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, वो कह रही है माई बॉडी और माई क्लोथ माई बॉडी, या तो माय ये चॉइस। अपने आप में उनको प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है कि अरे ये तो प्रो फेमिनिस्ट है। नहीं, इट्स अ चॉइस। न्यूडिटी के मामले में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हम्म। एस्थेटिक ऑफ न्यूडिटी, और मैं हैरान थी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, तमाम कलाकारों को, जो स्कल्पचर्स थे, राइटर्स थे, तमाम लोग जो न्यूडिटी को लेकर एक एस्थेटिक राइटिंग कर रहे थे, पेंटिंग्स बना रहे थे, स्कल्पचर बना रहे थे, यस। बना रहे हैं, उनको भी जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीज न्यूड है, मतलब इसलिए उनको इतना हेट्रेड और इतना नफरत और इतनी असहमतियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो देश भी छोड़ना पड़ा। भारत में एक दो पेंटर्स के ऐसे उदाहरण हैं जिनको देश भी छोड़ना पड़ा। इतना इतनी उनकी अवहेलना हुई या इतना प्रतिरोध हुआ, जी जी। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने देह पर जो हमारा ये एनाटॉमी है, हमारी जो बॉडी है, हम्म। इसके साथ हम सहज नहीं हो पाए, और खासकर बिल्कुल। स्त्रियों के शरीर के साथ सहज नहीं हो पाए। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जरूरत है न्यूडिटी की परिभाषा को और वल्गैरिटी की परिभाषा को अलग करके देखने की, इसके लिए सेंस डेवलप करने की, क्योंकि ये हो नहीं रहा है। ये हो रहा है कि अगर क्लीवेज दिख रहा है तो ये वल्गैरिटी है, हम्म। ब्रा की स्ट्रिप दिख रही है तो ये वल्गैरिटी है। और आजकल तो ये हो गया है कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मंचों से वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने हाल ही में अभी एक बहुत हास्यास्पद सा स्टेटमेंट सुना, योजना जी। वो कह रहे हैं कि लड़कियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब उनके जो बैली बटन है वो छुपी रहेगी, तो फिर वो सुरक्षित तो हम रहेंगी। किस तरफ जा रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? वो भी सबसे बड़ी आयरनी, शोभा, आपको ये नहीं लगती कि हम आज के समय में हम सनातन धर्म की इतनी बात कर रहे हैं, और सनातन हम्म। धर्म हम पुराणों को अगर पढ़ें तो हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हम देवी को पूजते हैं, जहाँ पे बिल्कुल। औरत के अपनी बॉडी को ओन करने पे उसे शर्मिंदा किया जा रहा है, जहाँ कामसूत्र लिखा गया, जहाँ हम्म। पर आप पुराने हमारे पौराणिक चीजें देख ले, जहाँ पे रति को हम एक देवी मानते हैं, राइट? हम्म। शी इज अ गॉडेस ऑफ डिजायर, उसको हम देवी हम्म। मानते हैं। तो हम अपने पुराणों से कुछ सीख रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि अगर हम कहते भी हैं कि हम सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम हम्म। बहुत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी वापस वही चीजें, चुनिंदा चीजें उठा रही है जिससे वो स्त्रियों को दबा सके या अपना आधिपत्य स्थापित कर सके और अपने हिसाब से चीजें कर सके? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सच में अपने ही पुराणों से या अपनी ही पौराणिक कथाओं से या हम्म। अपने ही इतिहास से, जो हमारा अभी बहुत पुराना नहीं, ताजा जो इतिहास है, उससे भी हम्म। हमने कुछ नहीं सीखा। आप देखिए, कामाख्या मंदिर है भारत में जहां पर वजाइना की पूजा होती है, और हम्म। वो वजाइना की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो क्रिएटर है,
वजाइना जो है वो क्रिएटर है, और एक क्रिए उस वो ऐसा सृजन करी, वो पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर रही है वो शक्ति। तो उसको शक्ति स्वरूपा के रूप में उसकी पूजा हो रही है। तो ऐसे देश में जहां पर हम अपने पुराणों में ऐसे, में मेरे पास ढेर सारे किस्से हैं समलैंगिकता के, सेक्सुअलिटी के तमाम जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेकर अपने पुराणों में भी मेरे पास ढेर सारे किस्से हैं जहां पर हमने वहां से भी कुछ नहीं सीखा, और हम बैक टू बैक बार बार पेट्रियार्की को कैरी करने के चक्कर में और पीछे लेके चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी देह देह यानी कि ये देह, हम स्त्रियों के मामले में स्त्री क्या है, स्त्री देह है, तो देह और मन मिलकर भी जो देह है उसमें भी मन ऑटोमेटिक मिला हुआ है, इनबिल्ट है। उस देह को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यानी कि हम स्त्री को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो हमें बेसिकली डोमिनेट करना है लिंग पर, एक सेक्स पर डोमिनेट करना है, और वो डोमिनेट सिर्फ पुरुष नहीं कर रहे हैं योजना जी, वो डोमिनेशन स्त्रियां भी कर रही हैं। वो स्त्रियां जो पेट्रियार्की को कैरी कर रही हैं, जो बता रही हैं कि तुम ये पहनो, तुम ये ना पहनो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे ना रहो। आप बताइए, घरों में पीरियड्स के टाइम पे अचार की डिब्बी नहीं छूनी है, ये पुरुष नहीं बताते हैं, ये महिलाएं बताती हैं। पीरियड्स में एक कमरे में बंद रहना है, बाहर नहीं निकलना कमरे में है, बंद तो ये। खैर नहीं रह गया अब, हाँ, पर जो पुराने हाँ, रूल है, मंदिर में नहीं जाना है और इस चीज हाँ, मंदिर, ये स्त्रियां बता रही हैं, स्त्रियां उसको कैरी कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिनको स्त्रियां कैरी कर रही हैं, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो जब भी मैं एड्रेस करती हूँ फेमिनिज्म की को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुरुषों को तो कैरी करी एड्रेस कर ही रही हूँ, पर मैं उन स्त्रियों को भी एड्रेस कर रही हूँ जो पेट्रियार्की ढो रही हैं। हम कपड़ों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, पर चॉइस ऑफ क्लोथ्स में पेट्रियार्की को कैरी करने वाली रूढ़िवादिता नहीं आनी चाहिए। जैसे बुर्के को लेकर बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं कि ये मेरा चॉइस है, घूंघट को लेकर कहती हैं कि ये मेरा चॉइस है। प्लीज, फॉर शेक, कि आपकी चॉइस नहीं है, ये पेट्रियार्की ने आपकी कंडीशन कर दी है कि आपको वो छूट दे रहे हैं, कि ऐसा है, हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप बुर्का पहनो और ना पहनो, आप घूंघट करो ना करो। तो वो चॉइस में पेट्रियार्की को ही कैरी करने का आपको हथियार, औजार बनाया जा रहा है। तो ये भी एक फॉर्म है कैरी करने का पेट्रियार्की को। देखिए, कहते हैं ना, किसी भी बीमारी का सबसे पहला जो स्टेप है उसे ट्रीट करने का, वो होता है एक्नॉलेज करना। हम्म। लेकिन ये जो हमारी सोसाइटी की बीमारी है, क्योंकि ये नजरिया है, हम्म। एज ह्यूमंस व्हाट वी आर, जस्ट अ बॉडी, हम्म। राइट, उसके हम्म। ऊपर हमने सिविलाइजेशन के नाम पे कपड़े बनाए। अब वो सिविलाइजेशन भी आप देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह की सिविलाइजेशन है। हम्म। कहीं पे न्यूडिटी एक्सेप्टेबल है, कहीं पे बहुत लॉन्ग क्लोथ्स एक्सेप्टेबल हैं। वो हर जगह की वैल्यूज हैं, उसके लिए मुझे हम्म। लगता है कि इट्स नथिंग अबाउट दैट। साड़ी से खूबसूरत वस्त्र कोई और नहीं है, साड़ी से हम्म। ज्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल कोई और चीज नहीं है। लेकिन हम्म। यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है ना। हम्म। लेकिन बात ये हो रही है कि कोई और, या सोसाइटी अगर इस तरह के सिस्टम्स बनाती है जिससे कि उसको जो लोग उसे नहीं फॉलो करना चाहते, उनको फिर उनको परेशान किया जाता है, उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनको जज किया जाता है। मुझे लगता है कोर ये है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का हम्म। कोर ये नहीं है, मैं बिकनी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, हम्म। है ना। तो वो चॉइस है, वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है, वो जगह पे जहाँ पे यहाँ पे आपका जो मन कर रहा है वो है। लेकिन अगर मुझे उसके लिए जज किया जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं। हम्म। अगर ये हम्म। कॉन्फिडेंस हमारी लड़कियों को, हमारी फीमेल्स को ये कॉन्फिडेंस आता है कि जिस सोसाइटी में हम हैं वहां पे हमारे पास चॉइस ऑफ क्लोथ्स है, हाउ सेफ दे फील, हाउ रिस्पेक्टेबल दे फील इन दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर। हम्म। तो एज अ हम्म। राइटर, आपको क्या लगता है, एज ए एक्टिविस्टिक राइटर, इंडिया आज के टाइम पे, जबकि हम कहते हैं हम कुछ सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी वी आर मुझे हेड? लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरली हो सकता है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएं, हम्म। लेकिन दो बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी। एक होता है कि आधुनिक क्या है, आधुनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम्म। क्या है, उसको समझना एक बात है, और हम्म। आधुनिकतावादी होना एक बात है। ये हम्म। उसी तरह से है कि स्त्रीवाद को आप समझ लीजिए कि स्त्रीवाद क्या है, लेकिन स्त्रीवादी होना बड़ा मुश्किल काम है, और दूसरा एकदम बिल्कुल विपरीत काम है स्त्रीवादी होना। तो यहाँ पर भारत में अभी हो क्या रहा है कि एक बड़ा वर्ग है जो ये समझ तो रहा है कि आधुनिक सोच क्या है, आधुनिक होना क्या है, हम्म। लेकिन आधुनिकतावादी
होने को लेकर अभी कतरा रहा है, एक बड़ा वर्ग है ऐसा। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत सालों से, कई हजार सालों से बहुत सारी चीजें हैं जो परंपरा के नाम पे, रूढ़िवादिता के नाम पे, पितृसत्ता के नाम पे ढोते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अचानक तो नहीं जा रहा है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी समय लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और आधुनिकता को समझते हुए आधुनिकतावादी भी बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो प्रगतिशील क्या है, प्रगतिशीलता क्या है और प्रगतिशील होना क्या है, उसके मायने को समझ रही हैं। तो जो समझ रही, उनको पता है कि आर्थिक निर्भरता जो है वो बेकार चीज है, आर्थिक आत्मनिर्भरता अच्छी चीज है, वो समझ पा रही हैं। तो उसके लिए वो कदम बढ़ा रही हैं। ऐसे ढेर सारे पुरुष हैं जिनको लग रहा है कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें सार्वजनिक तौर पर रोना अपराध था, लेकिन अब मैं रो सकता हूँ, तो नहीं, सार्वजनिक बहुत जगहों सारी, पर भी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे मेल्स एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो अर्बन मेल्स हैं उनमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हैं। जिन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती थी उनके बारे में बात हो रही है, और बात होना, संवाद होना बहुत ही जरूरी और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, मुझे लगता है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए चाहिए। बस एक चीज जो मुझे खटकती है थोड़ा सा, शोभा, वो हम्म। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने देखा कि अपने परिवार से लेके और अपने आसपास, अपने ससुराल, मैंने मैंने मॉडर्निटी मॉडर्निटी अगेन वही उसकी डेफिनेशन, लाइक चॉइसेस की, ज्यादा चॉइसेस आने लगी फीमेल्स के पास। वो बचपन से लेकर अब तक मैंने उसको ऐसे देखा जाते हुए, आपने भी देखा होगा, है ना, ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन इस बीच पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा लगने लगा है कि मे बी धर्म के नाम पे, या हम कहें कि कुछ संस्कारों के नाम पे, इन चीजों की ना बहुत ज्यादा बात होने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है हम ऐसे से थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहे हैं। और हम्म। उसके लिए जो सहारा लिया जा रहा है जिन एलिमेंट्स का, हम्म। ठीक है, वो ऐसे हैं जिनको आप कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही आप कुछ इसके खिलाफ कहना चाहेंगे तो आप असंस्कारी हो जाएंगे, है ना, हम्म। आप अधर्मी हो जाएंगे, आप हम्म। असनातनी हो तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसी चीज हो रही है जो कितने किस हद तक सही हूं मैं इस एनालिसिस में। आप बिल्कुल सही हैं। दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि आप बहुत सही टर्म टर्म इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि धर्म के नाम पर, ना कि धर्म की वजह से। तो क्योंकि आप समझ रही हैं कि जो चीज धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है, धर्म के नाम पर जो गैर बराबरी हो रही है, वो तथाकथित धर्म है, वो असल धर्म नहीं है। क्योंकि अगर यही लोग असल धर्म के बारे में समझ पाते कि व्हाट इज एक्चुअली रिलीजन इज, तो बड़ा आसान हो जाता। मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। तमिलनाडु में जी। अरावन देवता का मंदिर है। हम्म। अब अरावन देवता का जिक्र कहाँ है? अरावन देवता का जिक्र महाभारत में है। तो महाभारत में जो अरावन देवता का जिक्र है, वो कहाँ से कनेक्ट करते हैं? वो कनेक्ट करते हैं अर्जुन की का विवाह हुआ था नाग राजकुमारी, एक थी उलूपी, उनके साथ। और एक किस्सा जुड़ता है, जब महाभारत में युद्ध जीतने के लिए एक पुत्र की बलि देनी थी, तो ये हुआ कि अरावन की बलि दे दी जाए। अब अरावन जो है वो, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी इच्छा थी कि जब मेरी बलि ही देनी है तो मेरी एक शादी। शर्त है कि मैं मेरा हाँ, मेरा विवाह किया जाए और उसके बाद मैं वैवाहिक होकर अपनी बलि देना चाहता हूँ। हाँ तो हाँ। आपको पता है कृष्ण जी आ गया है, क्योंकि अच्छा। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई स्त्री विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुई कि जिसकी अगले दिन ही मृत्यु होनी है, और हम्म। सबको पता है। तो कृष्ण जी आ गया है और कृष्ण जी ने स्त्री का रूप धारण किया, और कृष्ण जी ने रावण के साथ विवाह किया। और जब रावण की बलि चढ़ाई गई, उसके बाद कृष्ण जी एक पति के रूप में, अच्छा। हाँ, उन्होंने विलाप किया, बिल्कुल बिल्कुल, कि कैसे मेरा साथी, तो स्त्री का रूप धारण करके, कि मेरे पति की हत्या हो गई, इस तरह से कृष्ण जी का जिक्र पड़ता है। और तमिलनाडु में मंदिर है, रावण मंदिर। तो मेरे समझ में ये आता है कि जो लोग धर्म के नाम पर धार्मिक उन्मादता बढ़ा रहे हैं, उन्होंने असल में धर्म धर्म पढ़ा। की, हाँ, उन्होंने धर्म किताब। को समझा भी नहीं। जी। तो नहीं, और मुझे लगता है, मतलब हम अगर हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उससे व्यापक, उससे उदार, उससे खुला हुआ तो कोई और धर्म इस दुनिया में ना था, ना कभी होगा। जिसने भी हमारी धार्मिक किताबों को सच में पढ़ लिया ना, वो इतना ग्लोबल, उसका पर्सपेक्टिव इतना ओपन, उसका माइंडसेट हो जाएगा कि उसके लिए छोटी छोटी चीजें कुछ मायने ही नहीं रखेंगी।
और जिन्होंने ऐसा एग्जैक्टली। किया है वो समझते हैं इस बात को, पर हाँ, ज्यादातर। जैसे आपने कामा सूत्र का जिक्र किया था, कामा सूत्र इज नॉट अबाउट कि सिर्फ अबाउट सेक्स, नहीं, ऐसा नहीं है। जब कामा सूत्रा को मैंने पहली मर्तबा पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कामा सूत्रा के कई पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स आपकी अपने बॉडी के साथ, एक स्त्री के शरीर के क्या क्या भाग हैं और उसके कहाँ कहाँ उसके प्लेजर पॉइंट्स है, एक पुरुष का शरीर में क्या क्या अंग है, उसका प्लेजर पॉइंट्स क्या है, और सेक्स पोजीशंस कितने तरह के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्स पोजीशंस किस किस तरह से हो सकते हैं, उसके बारे में है। वो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है आपके शरीर के बारे में। जी जी। इट्स लाइक अ बायोलॉजी की स्टडी, जो जो चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी टीचर अवॉइड करती हैं जनरली हमारे स्कूल टाइम पे खुलकर नहीं बताती हैं। तो कामा सूत्रा ने कितने हजारों साल पहले शरीर के बारे में बहुत विवरणात्मक, और मैं कहूंगी कि बहुत सूक्ष्मदर्शी होकर उसका विवरण किया है। तो ये कामा सूत्रा में मिलता है, ये कहीं और किसी और साहित्य में किसी और जगह मुझे नहीं मिला। जी जी। तो चलिए इसी इसी बात को मैं आगे ले जाती हूँ, यही यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, सेक्सुअल डिजायर्स। स्टिल हमारी सोसाइटी में आज हम चाहे कितनी मॉडर्निटी की बात करें, ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रहता ही है। और बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर, शायद वेस्ट में भी बहुत ऐसा है कि आप इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हम्म। ये टाबू, ये जो टाबू है स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, क्योंकि हम्म। आदमी के जो डिजायर्स हैं उसको तो मर्दानगी कहा जाता है, लेकिन हम्म। औरत के डिजायर्स को कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है, राइट। हम्म। अब देखिए, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट को भी आजकल एक गाली की तरह कहा जा रहा है। लोग उसे एज अ क्या कहना चाहिए, एक उसकी तरह यूज करते हैं, अरे ये तो फेमिनिस्ट है, मतलब एक निगेटिव पॉइंट की तरह यूज। बट कोई फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आवाजें हैं, ये वॉइसेस हैं समाज की जो हम्म। आनी चाहिए। तो एज अ फेमिनिस्ट, क्या आपको लगता है कि एक औरत को अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्रेस करना अभी भी टाबू इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने प्लेजर को हमेशा मेल सेंट्रिक बनाकर देखा है, हम्म। राइट। तो हम्म। फीमेल्स के लिए ये बातें सोचना ऐसा लगता है जैसे ना एंटी संस्कृति, एंटी जो मैंने पहले भी कहा था, हाँ। ऐसा बोलना एंटी संस्कार। अच्छा, अब ये देखिए जो कंट्रोल कल्चर, अब हम एक तरफ कहते हैं हम्म। कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस, एक एक लड़की ने, बहुत हम्म। अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो था उसका। हम्म। हाँ, उस पे, उसके लिए उसको इतना ट्रोल किया जाता है, उसके लिए उसको इतना वो किया जाता है। हम्म। हम सेक्स एजुकेशन तो नहीं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमारे पास 7th 8th ग्रेड में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी टीचर उसे अवॉइड करती है, कुछ भी ऐसे ही पर एग्जाम में क्वेश्चन आ हम्म। जाता है, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इतने सालों में हम सब ने समझा है कि रेप केसेस ज्यादा उन देशों में होते हैं जहां पर ये चीजें नहीं होती हैं, जहां पे ओपनली बात नहीं की जाती है। हम्म। हम क्या चाहते हैं एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, जब हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि हमारा 50% ऑफ द जेंडर जो हमारे देश में रहता है वो इस देश को एक बेहतर और एक सेफ सिक्योर देश के तौर पे देखे, कि अगर वो जर्मनी जाए या वो अमेरिका जाए तो उसे, अरे मेरे देश में तो मैं रात में इतने बजे से नहीं घूम सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, हम्म। राइट। तो वो उससे तुलना करे। तो क्या हम चाहते हैं? पॉलिसी मेकर्स विल से डेफिनेटली हाँ, हमें ऐसा ही करना है। तो ऐसा करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक नाउ वी आर डिस्कसिंग एज इंटेलेक्चुअल्स, व्हाट आर द स्टेप्स हम्म। द कंट्री शुड टेक, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस चीज के लिए जो हिपोक्रेसी नाम की जो चिड़िया है, हिपोक्रेसी। उसको उसको एड्रेस करना चाहिए और उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जी अब हिपोक्रेसी कहाँ से हुई? वुमेन सेंट्रिक उसमें मामलों में मैं कहूँ, पार्लियामेंट से उठाते हैं, हम्म। जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी पार्लियामेंट में योजना जी 33% रिजर्वेशन सीट है। क्यों 33% है? वो 50% होना चाहिए था। जब हम बार बार कहते हैं कि 50% स्त्रियां, महिला आबादी, दुनिया की आधी आबादी, तो 50% क्यों नहीं है? स्टार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट ना।
चलिए ठीक है, पार्लियामेंट में सारे पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आई एम नॉट अ सब्सक्राइबर ऑफ एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबको क्वेश्चन करती हूँ, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है वो कह रही है कि भाई हम पार्लियामेंट में चाहते हैं ऐसा करना लेकिन हो नहीं पा रहा है, बिल पास नहीं हो पा रहा है, जो भी, तो वो विद इन अपने जो पॉलिटिकल उनकी पार्टी की जो बॉडी है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें क्या उन्होंने 50% रेशियो के साथ महिलाओं को स्थान दिया है? क्या जब वो टिकट देते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, क्या जब वो टिकट देते हैं तो क्या वो अश्योर करते हैं कि क्या हमने 50% महिलाओं को टिकट दिया? नहीं, वो भी अश्योर नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये हिपोक्रेसी है। तो जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है, सेक्सुअल टर्मिनोलॉजीज के को लेकर इंट्रोड्यूस करने की बात आती है, उसको सेंसिटाइज, सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की बात आती है, तो वहां पर भी यही टैबू, यही हिपोक्रेसी इनका सर पर जस्ट डोलने लगता है संस्कृति के नाम पे। वो इसलिए उनको प्रॉब्लम करने लगता है क्योंकि उनको लगता है कि फेमिनिज्म का बेसिक काम जो है वो एलिमिनेशन ऑफ पेट्रियार्की है। तो एक बड़ा वर्ग जो उनका वोट बैंक है वो चाहता ही नहीं कि पेट्रियार्की एलिमिनेट हो, क्योंकि उनको उससे पावर मिल रहा है, और वो बड़े वर्ग को एक साथ कैसे नाराज कर सकते हैं? तो वो बड़ा वर्ग क्या है? वो बड़ा वर्ग पुरुष आधिपत्य का है। तो इसीलिए ये जो हिपोक्रेसी है, 33% तक जो सुई रुकी हुई है, वो इसलिए रुकी हुई है कि हमने जिनको सोचा हुआ है कि ये पॉलिसी मेकर्स हैं, हम जिनको सोच रहे हैं कि ये कुछ अच्छा करेंगे और डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे और हम फीमेल के लिए एक सिक्योर सेफ, कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी के विद इन हिपोक्रेसी की हुई है। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो सेक्स एजुकेशन को कॉमन नॉर्मलाइज करेंगे स्कूलों में? मैं कैसे मान लूं कि वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस चीज के लिए मिसोजिनिस्टिक टर्मोलॉजी क्या होता है, मिसोजिनी क्या होता है, उसके लिए वो क्लासेस और वाइबा कराएंगे? मैं कैसे मान लूं? क्योंकि उनकी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसमें प्रॉब्लम है, उसी में वो नहीं न्याय कर पा रहे हैं स्त्रियों के साथ, तो बाकी जगह कैसे करेंगे? चलिए, अब हम पॉलिटिकल सिस्टम से निकल के या पार्लियामेंट से निकल के अगर घरों तक आते हैं शोभा, तो क्या हम्म। लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घरों के अंदर, खासकर फीमेल्स, हम्म। इसमें हमारी माएँ, हमारी बुआएं और मौसियाँ, सब लोग हो सकते हैं, और उनकी गलती नहीं है। अगेन, दे आर ट्राइंग टू हम्म। प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हम्म। देयर, बट फिर भी वो जो वाला पॉइंट आता है ना, कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमारा ये ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो अपनी तरफ से हमारे लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमें हम्म। प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो साइकिल है ना, विशियस साइकिल है चेंज हम्म। आने की, हम्म। चेंज होने की, वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ना वो ग्राउंड लेवल से हो रहा है, ना ऊपर से कोई पुश कर रहा है। तो सोसाइटी में बड़ा बदलाव कैसे आएगा? और हम्म। फेमिनिज्म को भी आजकल हाशिए पिला दिया गया है, कि हम्म। ये फेमिनिस्ट है, उसको पहले ही दरकिनार कर दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, इनकी तो कैटेगरी अलग है, इनसे बात ही मत हम्म। करो, या इनकी बातें सुनो ही मत। या तो बहुत हम्म। बहुत सुनने वाला तबका है, लेकिन हम्म। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कैंसल कल्चर है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको बैन कर दो, ट्रोल कर दो। सो इट्स, आई थिंक, जो मैं आपको बोल रही थी कि ऊपर जा रहे थे हम, अभी मुझे शार्पली लग रहा है कि हम फिर से नीचे की तरफ धकेले जा रहे हैं। कैसे एज अ फेमिनिस्ट आपको ऐसे आग नहीं लगती? मतलब क्या लगता है, क्या क्या महसूस होता है? और अभी पिछले कुछ सालों में आपको ये बदलाव जो है, वो मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा निगेटिव है। आपको क्या लगता है, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं? दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है देश की, या निगेटिव हुए? नहीं, अगर पॉजिटिव होता तो जो हमारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं, या जो मोलेस्टेशंस के और चाइल्ड अब्यूज के और रेप के जो आंकड़े होते, उनमें गिरावट आती, और खुशी होती इस बात की कि केसेस कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल हम नीचे, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बैक ही जा रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले, एक दो सवाल के पहले आपने एक बात बोली थी कि फेमिनिस्ट को गालियां दी जाती है बीइंग फेमिनिस्ट होने के लिए, फेमिनिज्म को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, और ये ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फेमिनिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल मिसअंडरस्टूड किया गया है अराउंड द ग्लोब। यस। अब मैं आपको बताऊं, फेमिनिज्म को सिर्फ स्त्रियों से जोड़ के देख लिया गया है, हम्म। पर फेमिनिज्म तो सिर्फ स्त्रियों से तो जुड़ा नहीं है। फेमिनिज्म का ओरिजिनेशन क्या है? फेमिनिज्म इज ओरिजिनेटेड बाय अ फ्रेंच वर्ड फेमिनिसे, और
फेमिनिन मतलब औरत दृष्टि से, मतलब हाँ जी। आप इस स्थिति में पहुंच जाइए कि आप स्त्रीवादी दृष्टि से किसी सिचुएशन को देखिए। तो तो मर्द भी हुआ लगे, क्या? पुरुष भी लगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये है फेमिनिज्म। तो हुआ क्या, जिसने सबसे पहले फेमिनिज्म वर्ड कॉइन किया, उसके पास स्त्रीवादी दृष्टि थी। वो स्त्रियों की स्थिति को, जो अन्याय हो रहा था स्त्रियों के साथ, गैर बराबरी थी, सेरिब्रल इक्वलिटी नहीं थी, उनको पे स्केल उनका बराबर नहीं था, हम्म। और तो उसने समझा। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति फ्रेंच फिलोसोफर थे, चार्ल्स फॉरियर। और 1837 में उन्होंने फेमिनिज्म वर्ड कॉइन किया विमेन्स राइट के लिए। तो जी। वो फीमेल तो नहीं थे, उनके पास स्त्रीवादी दृष्टि थी। वो समझ पा रहे थे कि कुछ तो हो रहा है, ये जो दूसरे जेंडर के जो लोग हैं, ये मैन के कंपैरिजन में इनके साथ कुछ तो गैर बराबरी हो रही है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और बहुत बड़े स्तर पर इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम्म। वो क्या थे? वो पुरुष थे, वो महिला नहीं थी। तो हम्म। आज के समय में फेमिनिज्म तो की सिर्फ महिलाएं गलत, बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गलत परिभाषा डेवलप हो गई है, और उसको सिर्फ स्त्रियों से। बल्कि मैंने एक नया आर्टिकल लिखा है, पुरुषों तुम इतना बोझ क्यों ढो रहे हो, उसमें मैंने फेमिनिज्म पर पुरुषों को संबोधित किया है हम्म। कि अगर आप पुरुष फेमिनिस्ट, मेल फेमिनिस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो जो पेट्रियार्की पुरुष ढो रहे हैं, जिसकी वजह से पुरुष एकदम बोझिल महसूस करते हैं, पुरुष खुलकर नहीं जी पा रहे अपनी जिंदगी, पुरुष, बहुत बड़ी संख्या है पुरुषों की जो कुंठा में जी रही है। हाँ तो जी। अगर वो भी फेमिनिज्म को समझ के उसको, फेमिनिज्म को कैरी करने लगेंगे, तो वो भी खुशहाल रहेंगे। हम्म। फेमिनिज्म उनके लिए भी है। तो हम्म। मैं बार बार कह रही हूँ कि फेमिनिज्म इज टू इलिमिनेट सेक्सिज्म, कि या किसी पुरुष के साथ sexism, अन्याय, exactly, yes. हाँ, It's अन्याय not इसलिए about only ना हो female. कि वो पुरुष है, और और किसी स्त्री के साथ अन्याय ना हो कि वो स्त्री है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो it's हाँ, तो ये sexism, इक्वलिटी, sexism. फेमिनिज्म इज इक्वलिटी। अच्छा, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो देखिए, प्रेम पर, विरह पर इतना कुछ हजारों कविताएं, कहानियां लिखी गई हैं। हम्म। क्या कभी फीमेल प्लेजर को उतनी ही इज्जत दी गई है कलम के जरिए? क्या कहेंगे हम्म। आप? आप सही कह रही हैं, पर बहुत संख्या कम है, लेकिन ऐसे कई लेखक हुए जिन्होंने फीमेल के टॉपिक्स को, चाहे वो सेक्सुअल प्रेजर हो, उनका ऑर्गिज्म हो, चाहे वो इक्वालिटी को लेकर या उनके अस्तित्व, अस्मिता को लेकर हो, कई लोगों ने इस पर लिखा है। चाहे, जैसे मुझे कुछ नाम तो एकदम मुंह जबानी याद है, मंटो साहब हो गए, शानी जी। साहब हो गए। शानी साहब के तो ढेर सारे उपन्यासों में वो स्त्री विमर्श को इस तरह से घोलते हैं, क्योंकि शानी साहब समझ पाए कि मेरे इर्द गिर्द की जो महिलाएं हैं, इनको पता नहीं है, इनकी चेतना में नहीं है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, पर इनके साथ हो रहा है। तो शानी साहब इस चीज को एड्रेस कर रहे थे बार बार अपनी रचनाओं में। तो हम्म। ऐसे ढेर सारे नाम हैं, इसमें चुगताई हैं। प्रेजेंट डे में खुशवंत सिंह थे, राजेंद्र यादव जी थे, कमलेश्वर कमलेश्वर जी ने बहुत एड्रेस किया अपने एडिटोरियल में। तो ऐसे ढेर सारे लोग कोई रहे। फीमेल राइटर्स आपको ध्यान में आती हैं? मुझे सबसे पहले तो मृदुला गर्ग याद आती है, और ममता कालिया। हम्म। ममता कालिया जी का एक उपन्यास है, बड़ा छोटा सा उपन्यास है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, दौड़। तो हम्म। वो जो दौड़ है, वो सिर्फ उसमें स्त्री पात्र नहीं है। वो जो दौड़ है जिसमें पेट्रियार्की हमें बार बार, जिस दौड़ में बार बार हमें पीछे ले जा रहा है, वो नहीं कह रहा है कि इस दौड़ में आप जीते हैं, क्योंकि आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा कि आप संवेदनशील हैं, आप एक संवेदनशील मनुष्य, आप पुरुष स्त्री नहीं है, आप सबसे पहले संवेदनशील मनुष्य बनिए। उस हम्म। दौड़ में वो बार बार आपको पेट्रियार्की ही घसीट रहा है, आपकी कंडीशनिंग ही घसीट रहा है। तो ममता काली जी उसमें उस चीज को एड्रेस करती है, और अपने पुरुष पात्रों के मार्फत एड्रेस करती है। तो सबसे सुंदर बात मुझे ये लगती है। तो मृदुला जी हैं, मृदुला गर्ग जी का चाहे चितकोबरा हो, चाहे कठ गुलाब हो, और रिसेंटली जो किताब मैं अभी पूरा कर रही हूँ, वो उनकी कुछ औरतें, वे बहुत इंपॉर्टेंट वो किताब है, उसमें उन्होंने दो पुरुषों को भी शामिल किया है। तो औरतों से वो शीर्षक है उस किताब का, और उन्होंने दो पुरुषों को। तो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि फेमिनिज्म, जो स्त्रीवादी दृष्टि जिसके पास है, स्त्री के जगह पर खुद को खड़ा करके उनकी समस्याओं को समझने की जो दृष्टि है, जैसा मैं दो नाम हमेशा लेती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले, जिन जो फेमिनिस्ट, मेल फेमिनिस्ट के सबसे बड़े उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, जिन्होंने जो स्त्रीवाद को समझा, और भले ही वो जेंडर से पुरुष थे उस समाज में, लेकिन उन्होंने फेमिनिज्म की लड़ाई, जी। बहुत बड़ी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, और बहुत बार सफल हुए, कई बार सफल हुए। और उनकी सफलता का कारण है कि भारत में स्त्रियों के पक्ष में एकमात्र किताब, एकमात्र कानूनी किताब, संविधान हमारे हक में आई। जी। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो हमारे साथ संविधान खड़ा होता है।
एक और बोल्ड सवाल करती हूँ मैं। तो इंडिया में आज भी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज, हम्म। इस क्वेश्चन के लिए तो मेरी माँ ही मुझे ट्रोल कर आप मुसीबत मोल ले रही हो। मैं मुसीबत ही मोल ले रही हूँ आज का एपिसोड करके। मैं देखेंगे, कोई बात नहीं। एज ए राइटर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो हाँ। बिफोर मैरिज जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी की जो बात है, उसको इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन वो लीगल नहीं है, वो सोसाइटी को मंजूर नहीं है। राइट। हम्म। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या आपको लगता है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी शादी से पहले एक्सप्लोर करना इज अ राइट स्टेप टुवर्ड्स हेल्दियर रिलेशनशिप्स, या ये भी हमारे मोरालिटी पुलिस के रडार पे ही रहेगा हमेशा? मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर दो एडल्ट लोग हैं जो एक 18 प्लस एक 21 प्लस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि वो किस ओर जाना पसंद करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हमारी इंटीमेसी में एक दूसरे को समझने के लिए, अंतरंग होने के लिए फिजिकल इंटीमेसी भी एक विकल्प के तौर पर है, तो वो उनका अपना चॉइस है। लेकिन ये भी एक चॉइस हो सकता है कि बहुत एक कपल ये भी हो सकता है जिसको लगता है कि नहीं, फिजिकल। किसी ने कहा था कोई रिलेशनशिप में बाकी सब हो सकता है, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। That's बट true. इट्स अ नीड, That's इट्स biology. अ Yes. इट्स अ बायोलॉजिकल नीड। और सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लव। अगर प्रेम की परिभाषा भी हम देखें अगर, तो एक्सप्रेशंस ऑफ लव में सेक्स इज अ बहुत बड़ा तो नहीं मैं कहूंगी, सेक्स को मैं बहुत छोटी यूनिट मानती हूँ एक्सप्रेशन ऑफ लव में, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव। ओके। तो देखिए, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर में, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, मेल डिजायर को हमने हमेशा नेचुरल माना है। राइट। हम्म। लेकिन जब एक औरत अपनी चाह की बात करती है, चाहे वो इमोशनल हो या सेक्सुअल हो, तो हम्म। फीमेल्स के बारे में उसको जज किया जाता है, उसे कैरेक्टर से जोड़ा जाता है। राइट। और ये चीज है जो हमें कहीं ना कहीं एक इक्वल सोसाइटी जो हम बनाना चाहते हैं, जो एक ड्रीम सोसाइटी है, हम्म। हमने बहुत प्रोग्रेस की है एज फीमेल्स आई थिंक, और उसके लिए लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है। चाहे वेस्ट की बात करें, ऐसा नहीं था वेस्ट जैसा आज है। हम्म। ये है कि जो वो कदम, जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, वो हम आगे की तरफ लेके जाएं, ना कि हमारे आने वाली पीढ़ियां याद करें कि अरे, जो अफगानिस्तान आज बन चुका है, कि 20 साल पहले वहां पे जो जो सोसाइटी थी, और आज वो 50 साल पुराने समय में चले गए हैं। तो वो हाँ। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए सभी का एक वो बनता है। बिकॉज और जहां तक फीमेल डिजायर्स की बात आती है, अगर मैं भारत की तुलना में कहूँ, ऑफ कोर्स मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली, मतलब अ, कहीं ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अबाउट चॉइसेस एंड डिजायर्स। एंड इन वन लाइन आई कैन से दैट desire does not discredit a woman's dignity. यस। For me, I think, for me and for everyone, it's not about clothes. It's not about pleasure. It's about dignity. Dignity comes first. पर ये जो बेसिक चीजें हैं जो फीमेल्स के लिए बेसिक मानी जाती हैं, चॉइस ऑफ क्लोथ्स, चॉइस ऑफ जॉब, चॉइस ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर प्लेजर वेज, हम्म। वो फीमेल के लिए डिग्निटी से क्यों जोड़ दिया जाता है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। वो डिग्निटी से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि एक हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित वाक्य है, अरे अब तो हमारी नाक कट गई, हमारी इज्जत चली गई। तो ये जो स्लैंग है हमारा, जो मुझे लगता है कि टॉप 10 स्लैंग में से टॉप 2 में आता इतनी होगा। छोटी क्यों हमने अपनी बनाई है कि वो हर बात पे हाँ। करती है? अ, तो मैं इसके लिए तो मैंने एक लाइन भी अपनी कविता में लिखी है, कविता नाक कविता में, कि नाक इतनी बड़ी है कि कटते कटते खत्म नहीं हो रही है। तो अब ये बहुत हो गया कि नाक कट जाएगी, इज्जत चली गई। हम वोकल हैं, हम अपने राइट्स को लेकर वोकल हैं, हम अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपना जो हमारा जो आत्मसम्मान है, हम उसके लिए वोकल हो रहे हैं, एंड वी आर नॉट डूइंग एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो तो हमें एग्जाम्पल, जी, तो एग्जाम्पल्स हमारा ऐसे कैरेक्टर आपको, असोसिनेशन क्यों किया जाए। जी जी जी, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी से या किसी और लेखक या क्रिएटिव इंसान की जिंदगी से याद आते हैं जिन्हें
इसका मूल्य, अपनी मुखरता का मूल्य चुकाना पड़ा. दे हैड टू सफर बिकॉज दे रेज देयर वॉइस. इंडियन कोई राइटर्स. हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला तो उदाहरण हमारे देश में जब हमारी आजादी नहीं हुई थी, तब तो मंटो और इस्मत चुगताई लिहाफ के लिए वो लाहौर के कोर्ट में खड़ी रहती थी और उनको सुनना पड़ता था, मंटो को भी तमाम ताने और सब कुछ। लेकिन अंततः उस समय शायद इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं थे, तो साहित्य को और कला को समझते थे कि ये प्रतिरोध का एक बिंब है, ये आवाज है, और जो कुछ हो रहा है समाज में उसको लिखा गया है। और अभी के दौर में मैं देखती हूँ तो मृदुला जी का एक उपन्यास है चितकोबरा, जिसके लिए जिस सामान्य चीज जो बहुत जेनरिक वर्ड है, जो पूरा समाज बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा उत्तर भारत का विशेषकर जो वो शब्द का इस्तेमाल ना करता हो अपनी जिंदगी में। उसको लिपिबद्ध करने के लिए उनको पुलिस थाने में बैठना पड़ा और हैरेस होना पड़ा। और सबसे दुखद ये रहा योजना जी कि उनको सिर्फ एक संकीर्ण समाज के लोगों द्वारा नहीं हैरेस होना पड़ा, उनके जो साहित्य समाज के जो लोग थे, जो साहित्यकार, सो कॉल्ड साहित्यकार खुद को कहला रहे थे और जो दावा कर रहे थे कि हम तो कला के पक्ष में होते हैं, उनसे भी मृदुला जी को हैरेस होना पड़ा मेंटली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई महिला, कोई स्त्री लेखिका ऐसे कैसे ये शब्द लिख सकती है, जो कि हमारे लिए बोलना पाप है, तो वो लिख कैसे सकती है। तो ये सोच जो है ना, ये बेसिकली ये साहित्य को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बेसिकली कला को नुकसान पहुंचा रहा है, समाज को तो खासकर। क्योंकि मुझे हमेशा कोई कहता है कि साहित्य से क्या दुनिया बदल सकती है, साहित्य से क्या चीजें बदलती है, मैं हमेशा जवाब इसका ये देती हूँ कि साहित्य बदलाव नहीं लाता है, लेकिन साहित्य जरूर बताता है कि क्या बदलना चाहना चाहिए, क्या बदला जाना चाहिए। अगर टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा तो उसके बाद युद्ध रुक नहीं गए, लेकिन वॉर एंड पीस के बाद लोगों को पता चला कि युद्ध क्यों क्यों नहीं होना चाहिए और उसके युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस कितने गहरे होते हैं। बिल्कुल. तो ये साहित्य का काम यही है, समाज का आईना है, और जब आप आईना देखते हैं तो आपको पता चलता है, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीज ठीक करनी है, ऐसे करना है. आप आईना देखना ही बंद कर दें, जैसे हैं वैसे ही रहें, तो फिर दुनिया कभी बदलेगी ही नहीं. चलिए, आपने एग्जैक्टली। फेमिनिज्म की बात कही, तो चलिए फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. जी। आज हर दूसरा कैप्शन, हर तीसरी रील में फेमिनिज्म दिख जाता है. मुझे एक बात जो है ना, वो हमेशा कंफ्यूज करती है कि क्या फेमिनिज्म सिर्फ ये डिसाइड करने का लाइसेंस है कि हम क्या पहने क्या ना पहने, या फिर फेमिनिज्म सिर्फ मेल बैशिंग तक सीमित हो गया है. या फिर कई बार हम उसको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाएं कि ये प्रूफ करना कि हम किसी से कम नहीं हैं, जबकि शायद बात कंपैरिजन की है ही नहीं. तो एक बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है. आई थिंक जो भी हम खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं, उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म यस। में क्या डिफरेंस है. राइट. सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, और हम किन किन चीजों, क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए बेसिकली, जो हमें वॉच आउट करने चाहिए इस एरिया में जब हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं. हम्म। सबसे बड़ी बात ये है कि कपड़े छोटे पहनना या स्मोक करना या ड्रिंक करना या कुछ ऐसा काम करना जो मैस्कुलिनिटी वाली चीजें हों या फिजिकल स्ट्रांगनेस दिखाना, ये फेमिनिज्म नहीं है, फेमिनिज्म नहीं है, ये चॉइसेस है, लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है. तो जो लोग इन सारी चीजों को हैशटैग फेमिनिज्म लगा के टैग कर रहे हैं, बेसिकली वो गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, और दूसरे लोग जो इस चीज को फेमिनिज्म समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं फेमिनिज्म को. फेमिनिज्म बिल्कुल ये नहीं है. फेमिनिज्म, मैं हमेशा कह रही हूँ, फेमिनिज्म इक्वलिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है. फेमिनिज्म सेरिब्रल इक्वलिटी की बात करता है कि महिलाएं, बहुत बार बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक स्त्री की बात नहीं मानो जब तक दो स्त्री एक बात नहीं कह रही है. यानी कि आप ये मान रहे हैं कि एक स्त्री बुद्धिमान नहीं हो सकती है, दो स्त्री कोई बात कहेगी तो बुद्धिमान, उसको सही माना जाएगा. तो जो दोयम दर्जे का जो स्थान है स्त्रियों का सोच में, जो स्त्री द्वेषी मानसिकता है, स्त्रियों की हत्या सिर्फ इसलिए कर देना कि वो स्त्री है, या स्त्रियों को लिंच इसलिए कर देना कि वो स्त्री है, स्त्री को टारगेट इसलिए कर देना, ट्रोल इसलिए कर देना कि वो स्त्री है, और उसकी चॉइसेस हैं अपनी जिंदगी को जीने का, ये बेसिकली बहुत गलत तरीका है चीजों को. इसके बरक्स एंटी फेमिनिज्म जो सूडो फेमिनिज्म है,
वो ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि एंटी फेमिनिज्म जो है वो कैरी कर रहा है पेट्रियार्की को, सेक्सिज्म को कैरी कर रहा है। एंटी फेमिनिज्म बिल्कुल ये बता रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो फीमेल के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म भी है, नहीं, ये गलत है। एंटी फेमिनिज्म वो एक्ट है जो पेट्रियार्की के पक्ष में जाए, पेट्रियार्की को बढ़ावा दे, पेट्रियार्की का समर्थन करे। जैसे मैंने बहुत स्त्रियों को देखा है जो कहती है कि अरे ये तो मतलब मेरा चॉइस है, ये तो मेरा राइट है कि मैं किसी के खिलाफ एफआईआर कर दूं, किसी के खिलाफ कुछ कह दूं, किसी को बदनाम कर दूं, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूं। ये बेसिकली फेमिनिज्म नहीं है। ये एंटी फेमिनिज्म वर्क है और सूडो फेमिनिज्म है। और हो क्या रहा है कि ये जो इमैल्गेशन हो रहा है एंटी फेमिनिज्म और फेमिनिज्म का, अल्टीमेटली जो जा रहा है डेफिनेशन फेमिनिज्म का, वो गाली बनकर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फेमिनिस्ट मेल फीमेल या जो लेस्बियन, गे या ट्रांसजेंडर जो फेमिनिस्ट कहलाते हैं खुद को या सोचते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फेमिनिज्म की सही डेफिनेशन को कैरी करें जब भी वो फेमिनिज्म के बारे में बोल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो। मुझे मुझे याद है कि मैंने फेमिनिज्म की पहली लाइन अपने रिसेंट आर्टिकल में लिखा कि स्त्रीवाद मनुष्य के पक्ष में कविता है। तो मनुष्य कोई भी, किसी भी मनुष्यता की बहुत बराबरी को लेकर, वेरी नाइसली। तो हाँ एग्जैक्टली तो, और सबसे ज्यादा जरूरत है स्त्रीवाद पर जो 50% आधी आबादी यानी जो पुरुष है उनको एड्रेस करने की स्त्रीवाद के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर सही बहुत डेफिनेशन फेमिनिज्म के लेके चलेंगे तो ये जो धीरे धीरे मानसिकता है ना कि छोटा, और अच्छा एक चीज और योजना जी मुझे बड़ा याद आया आपसे बातचीत करते हुए, डाइवोर्स वुमेन, जो तलाकशुदा औरतें हैं, उनको टैग दिया जाता है कि अच्छा ये बड़ी ना फेमिनिस्ट बन रही होगी इसलिए इसने डाइवोर्स ले लिया। सोचिए कितनी 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 घातक ये घातक अर्थ इन्होंने ले रखा है। बल्कि डाइवोर्स का प्लॉट कुछ भी, बेस कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ घरेलू हिंसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रताड़ना हो सकती है, किसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है, आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो डाइवोर्स का बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डाइवोर्स फीमेल हैं, तो ये क्या है, ये मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है किसी तलाकशुदा स्त्री को देखने का। क्या किसी तलाकशुदा पुरुष को हमने देखा है ताने सुनते हुए कि तुम्हारा तलाक इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुम फेमिनिस्ट बन रहे हो, फेमिनिस्ट मेल बन रहे हो? नहीं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो वो तो है ही ना कि कोई भी सोशल कुछ भी होता है, एनोमली होती है, कुछ भी आप सोसाइटी के नॉर्म से हटके करते हैं, अगर आप मर्द हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आप आसानी से बच के निकल जाते हैं। और वही चीज अगर स्त्री के साथ होती है तो वो बहुत चीजों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है, उसके लिए सफर आसान नहीं होता। और शायद यही वजह है कि फीमेल्स हमेशा ही डरती हैं। और ये बात मैं बोल रही हूँ एक एजुकेटेड मॉडर्न फीमेल होने के बाद, जो अपनी जिंदगी बहुत एम्पावर्ड वे में जी रही है, तो भी मैं ये बात बोलती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ आप कितना पैसा कमा रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ आप किस देश में रह रहे हो, कितने एजुकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में फीमेल्स का आज भी ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इक्वालिटी उस बात पे है ही नहीं, कि जिस चीज पे मेल्स आराम से बच के निकल जाएंगे, जिन इश्यूज पे, उस पे फीमेल्स को क्या क्या झेलना पड़ेगा। राइट, तो ये इक्वालिटी नहीं है ना, दिस इज समथिंग वी स्टिल हैव टू फाइट फॉर। या पर हाँ, एग्जैक्टली। इतना जरूर है कि जो आपने फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म के बीच का डिफरेंस बोला, आई कंप्लीटली एग्री। और ये मेरे ख्याल से इंडिया में इसलिए भी है थोड़ा सा, क्योंकि हम एक ना चेंज के थ्रू जा रहे हैं, तो एक टर्बुलेंस है अभी। राइट, यहाँ पे जैसे वेस्ट में चीजें थोड़ी सेटल हो गई हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे ये वाले इश्यूज आते ही नहीं है कि कपड़ों की चॉइसेस रिलेटेड इशू, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल डिजायर्स, ये सब इशू नहीं है यहाँ पर भी। लेकिन फेमिनिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं। वो कैसे हैं? जैसे इक्वल पे, मैटर्निटी राइट के लिए, लीडरशिप रोल्स के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम्स में उतना परसेंटेज ऑफ फीमेल्स का नहीं है, कंसेंट के, तो इन सब चीजों पे यहाँ पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। पर वो एक थर्ड वर्ल्ड की लड़ाइयाँ वर्सेस फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में हम, मैं एज अ इंडियन जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो इससे कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं। तो एग्जैक्टली। ये वाला माइंडसेट हो जाता है। ठीक है, लड़ाई लड़ाई है, और हर चेंज संघर्ष के बाद होता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ इट।
या ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो जिसपे मैं थोड़ा सा एक हम वही फीमेल्स के नजरिए से बात करने की कोशिश करेंगे। होमोसेक्सुअलिटी। हम्म सो इज इट अ क्राइम? क्वेश्चन ये है, इज इट अ क्राइम? क्योंकि सबसे पहले तो शोभा, मुझे ना ये सोच के कभी कभी मैं जब भी फिलोसफिकली मतलब सोचती हूँ दुनिया के बारे में या इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि दुनिया में लड़ाइयाँ बिना हम्म किसी बात के हो जाती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, कम्युनिटीज के बीच में हो, देशों के बीच में, बेतुकी बातों पे हो जाती है, किसी भी बात पे हो जाती है। लेकिन प्यार हो, उसके ऊपर हमेशा से इतने डिबेट, इतनी सलीबे, इतनी दीवारें क्यों हैं? क्यों? एज ह्यूमन बीइंग, व्हाई डू वी डू दिस टू ह्यूमैनिटी? यस, तो मैं इस दर्द इंडिया को में महसूस कर रही हूँ। तो इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी अब डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, या हम्म बट इट्स नॉट अबाउट दैट, क्योंकि लीगल राइट से ज्यादा सोसाइटी का अप्रूवल जो है वो मैटर करता है ना। तो हम्म जर्मनी की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज जो है वो 2017 से लीगल है। प्राइड हम्म परेड्स ओपनली सेलिब्रेट की जाती हैं, इट्स सच अ वाइब्रेंट एटमोसफियर। स्कूल्स में मतलब एक्सेप्टेंस पे फोकस होता है, मतलब बिल बोर्ड्स में बहुत ओपनली, मतलब कभी कभी ना एज अ मदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरी बेटियां हैं दो, कि क्या हम्म सोच, क्या असर पड़ेगा, इट्स ओपन। बट देन आई फील गुड अबाउट इट, इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, आपके पास चॉइस है, तो पूरी जिंदगी फिर आप अगर अपनी चॉइस को जीते हो ना, तो आप खुश रहते हो। हम्म। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज टू बी हैप्पी, यस, राइट? एग्जैक्टली। तो सेक्सुअलिटी पे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर है सेक्सुअलिटी को समझने के, और सेक्सुअलिटी के जो पार्ट्स हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो, असेक्सुअल, इवन असेक्सुअलिटी हो, यस। तमाम और जो पार्ट्स हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले जेंडर और सेक्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो बाय बर्थ बायोलॉजिकली सेक्स डिफाइन कर दिया गया है, मेल फीमेल, और जेंडर स्त्री पुरुष, मतलब एक बाइनरी, जेंडर बाइनरी और सेक्सुअलिटी बाइनरी है, हमारे जहन में यही घुसा दिया गया है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। आप मान लीजिए कि हमें बचपन से ना बताया जाता कि बाल बड़े करना, तुम स्त्री हो और इसलिए बाल बड़े करो, तुम स्त्री हो इसलिए साड़ी पहनो, इसलिए पिंक इज योर कलर, इसलिए ये फीमेल थिंग्स आर वाले कपड़े सो हैं। डिफरेंट हियर। सो यहाँ पर पिंक लड़कियां नहीं पहनना चाहती, हाँ, सीरियसली। सोचिए ना। और इस लेकिन जनरेशन में चीजें बदल रही हैं, लाइक माई डॉटर्स डजंट हाँ। पिंक एट ऑल, देर लाइक नहीं नहीं नहीं, पिंकी पिंकी बिल्कुल नहीं चाहिए उन्हें, ग्रीन चाहिए, उन्हें ब्लू चाहिए। और लड़कों को पिंक पसंद आता है। तो ये हम्म। जो थोड़ा मतलब वो है ना, वो मुझे मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब आपने खुद को और जो हमने बचपन से सीखा है उन बाउंड्रीज में नहीं रखा हुआ है। जी। हाँ, और हमने ये नहीं, हम अब हम लोग बहुत हद तक ये नहीं कर रहे हैं कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम डॉल्स, बाबी डॉल्स, किचन के अप्लायंसेस और ये सब खरीदो। हाँ। अब तो, और लड़के जो है अगर वो किचन के अप्लायंसेस और बारबी डॉल खरीदेंगे तो हमें प्रॉब्लमेटिक लगने लगेगा। ये अब थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ये ये जहन में बिल्कुल करेक्शन है। तारी था। हाँ, कि बच्चा जो है वो कार और इस तरह की चीजें, रोबोट, इस तरह की चीजें खरीदे, और लड़की जो है वो खरीदे। तो आपको तो अभी लगता भी है मैं दिल्ली मेट्रो होमोसेक्सुअलिटी में। के मामले में अब हमारा समाज थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा हाँ, एक्सेप्टेबल बन रही है या नहीं? थोड़ा सा अभी, बहुत हद तक नहीं, मेट्रो सिटीज में है अभी। अभी हम्म। नहीं, जैसे मेट्रो सिटीज में भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसे डीएमआरसी, जब दिल्ली मेट्रो का मैं देखती हूँ केवल महिलाओं वाला बोर्ड और वो पिंक कलर का है, तो मैं सोचती हूँ अगर वो ब्लैक पट्टी पर व्हाइट कलर का लिखा होता केवल महिलाएं, तो क्या हमें पता नहीं चलता कि ये केवल महिलाओं वाला है? वाई वो पिंक कलर में क्यों लिखा हुआ है? वाई जस्ट कि आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि पिंक इज योर कलर, और आपने उस पूरे मेट्रो, इतना बड़ा, इतने कोचेस का वो मेट्रो है, और आपने सिर्फ एक डिब्बा महिलाओं का देके पता नहीं क्या बड़ी सी रेवोल्यूशनरी चीज कर दी है। ये है। पर मैं बात कर रही थी सेक्स और जेंडर में डिफरेंस समझे बिना,
हम बिल्कुल सेक्सुअलिटी को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे और हमें अबनॉर्मल लगेगा हर तरह की, किसी भी तरह की सेक्सुअलिटी। जूडिथ बटलर फिलोसोफर है, राइटर है, उनकी किताब है जेंडर ट्रबल। जेंडर ट्रबल में उन्होंने बहुत विस्तार से सेक्स और जेंडर के डिफरेंस को समझाया है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर कोई पैदा हुआ है सेक्स के आधार पर मेल, लेकिन हो सकता है उसकी सेक्सुअल डिजायर बड़े होके बाइनरी, अपने अपोजिट विषम लिंगी ना हो, समलैंगिक हो। यानी कि किसी लड़की का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो वो लड़के के साथ हो। ये हो सकता है किसी लड़की का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, वो उसका जेंडर हमने डिफाइन कर दिया कि वो फीमेल है क्योंकि वो चोटी बनाती है, काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, लेकिन उसके भीतर जो है सेक्सुअल डिजायर वो स्त्रियों के लिए है, ना कि पुरुषों के लिए है। तो जो मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि हमने बाइनरी जैसे पेट्रियार्की हम कैरी कर रहे हैं, तो हमने हर जगह पर इस सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से मोल्ड कर दिया है, बाइनरी मिक्स हर चीज को कन्वर्ट करके स्त्री समझ पुरुष। समझ का पहले तो वहीं पे एक प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, मैं आपके हाँ। साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो जिसके बाद तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था। तो मैं एक लिटरेरी इवेंट में थी और मंच शेयर कर रही थी कुछ बड़े नामों के साथ। और उनमें से जो काफी जानी मानी, मैं नाम नहीं लूंगी, एक फीमेल राइटर है जिन्होंने जिन्होंने थर्ड जेंडर पे लिखा है, काफी लिखा है, और उन्हें बहुत सारे हम्म। पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है। तो उन्होंने उसके बारे में बोलना शुरू किया, अपनी किताबों के बारे में। बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छा लगा सुन के। हम्म। पर शोभा, उन्होंने एक बात बोली जो मुझे हम्म। एकदम से इतना, आई वाज टेकन अबैक कि ये हाँ। ये यही बोल रही है जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे इतना काम किया है। व्हाट शी सेड हम्म। कि थर्ड जेंडर इज रियल बिकॉज इट इज बायोलॉजिकल। हम्म। ये लेकिन ये जो एलजीबीटी और ये सारी चीजें होती है ना, ये सब ये मानसिक विकृति है, ये बीमारी ओ है। माय गॉड। इनको डिफरेंशिएट करो, वरना जो ये बायोलॉजिकल सफरर्स हैं ये भी मारे जाए। व्हाट व्हाट आर यू से बस। सारी दुनिया में जहाँ अब धीरे धीरे एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट्स मिल रहे हैं, और हम्म। इट्स रियल, इट्स नॉट। हम्म। आप इतनी बड़ी दुनिया को, इतनी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को, इतने कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन ह्यूमन को बाइनरी नहीं रख सकते। आप बाइनरी हो, ठीक है, लेकिन हम्म। आप किसी ऐसी चीज को, मतलब आप नकार नहीं सकते। आप उसे मानसिक बिल्कुल। विकृति नहीं कह सकते, क्योंकि जहां आपने हाँ। मानसिक विकृति कहा, और वो भी एक इंटेलेक्चुअल, एक राइटर ऐसा कह रहा है, तब से उसके बाद मैंने कान बंद कर ली। उसके बाद वो जो भी बोल रही थी। बट सी, दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम्म। among our बल्कि intellect, among our LGBTQI+ पर कितना काम पहले हो चुका है। मुझे लगता है कि अब एक तरह का वेव आया है लिटरेचर में, आर्ट में। लेकिन ठीक है, मैं अभी के समय को वेव की तरह देख रही हूँ, LGBTQI+ को। लेकिन अगेन मैं मैथोलॉजी में जब जाती हूँ तो मुझे mythology, बहुत exactly. सारे Let's talk about पुराणों it. में बहुत सारे ऐसे राजा मिल जाते हैं जिन्होंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनका ओरिएंटेशन पुरुष के लिए था, और उन्होंने Yeah, कहा yeah, कि अगर yeah. हम रानी से विवाह कर लेंगे तो साम्राज्य में ये चला जाएगा कि ये तो हमारे साथ सेक्स नहीं कर सकता। तो अच्छा, तो अब देखिए ना, मतलब मुझे लगता है शोभा, हमने जितनी भी आज बातें की, चाहे हमने न्यूडिटी की बात की, चाहे हमने सेक्सुअल डिजायर्स की बात की, होमोसेक्सुअलिटी की बात की, ये सारे कंसेप्ट्स आज के टाइम पे हम उन्हें पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं। उनके बारे में बात करना एक गुनाह है, एक हम्म। टाबू है, एक सोशल असंस्कारीपन है, राइट। लेकिन हम्म। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने पुराणों की, अपने वेदों की, अपने धर्म की। तो हिंदू धर्म में तो ये सब कुछ, मतलब इट्स नॉट नन ऑफ दीज आर वेस्टर्न कंसेप्ट्स, दीज वर ऑल एग्जैक्टली। इंडियन स्क्रिप्चर्स। आप एग्जैक्टली। अयप्पा, मैं पढ़ रही थी उनके बारे में। अयप्पा जो शिव और विष्णु के मोहिनी रूप के यूनियन से जन्मे थे हम्म। ना। हम्म। और शिखंडी के बारे में हम जानते हैं महाभारत में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और हमारे टेक्स्ट में तृतीय प्रकृति का जिक्र इतनी जगह पे मिलता है। हम्म। Right? हम्म। तो हम किस मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं? हम किन हम ये एक तरफ मानते हैं कि हम सबसे पुराने धर्म हैं, तो पुराने धर्म में हम्म। हम सेलेक्टिवली चीजों को कैसे पिक कर सकते हैं? हम इन चीजों के लिए ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं? आई थिंक इन अ हम्म। पॉजिटिव वे ना, एज अ राइटर आई वुड, हम्म। हमें इन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। खजुराहो में भी जब आप एस्टैब्लिश करना खजुराहो है। के मूर्तियां देखते हैं, वहां के स्कल्पचर्स देखते हैं, तो आपको स्क्वेयरनेस जो बहुत लगता है कि अरे कितना मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, क्वेयरनेस, पर वहां पर आपको क्वेयरनेस के उदाहरण मिल जाएंगे। और ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो हम बहुत सारे लोग कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम्म। हम पर्दे के पीछे उसको बोलते हैं या करते हैं।
जिस दिन हमें लगने लगेगा कि जो ऐसी जगह पर जहां पर प्रेम जो है वो ऑब्सीन हो गया है, और सार्वजनिक तौर पर पेशाब करना अलाउ है और सार्वजनिक तौर पर चूमना और गले लगाना अलाउ नहीं है, ऐसी जगह पर जब हम समझने लगेंगे कि सेक्स और सेक्सुअलिटी को भी कितना, उसके डिस्कोर्स को कितना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, तब हमें बाद में समझ में आएगा कि हम जहां पहले थे हम वहां पे भी नहीं है, हम वहां से भी बहुत पहले चले गए हैं। नहीं, तो मैं बहुत तो अच्छी कहती हूँ कि बात आगे नहीं जाओ, ठीक है, पीछे ही चले जाओ, ज्यादा बेहतर है। है। हमारे पास तो अपने अपने इतिहास से सीखने को इतना कुछ है, जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, उससे सीखने को इतना कुछ है कि वही हमें आगे लेके जा सकता है, पर हम उसको सही तरीके से समझें। और आजकल जो हम बात करते हैं अपनी हिस्ट्री रिक्लेम करने की, ग्लोरीफाई करने की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग, आप भी प्लीज इसके बारे में आप लिखिए, अपने आर्टिकल्स में लिखिए कि क्या, कि हम हमें क्या लेके आना चाहिए, और वापस हम अगर गोल्डन इंडिया बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसका, एक स्तंभ है, जिसके बिना आप एक मॉडर्न सेफ अच्छा समाज नहीं बना सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, जो जिसको हम बोल रहे हैं कि हम आज के जनरेशन में LGBTQI+ टॉपिक हो गया, या यौनिकता जो है, यौनिकता को एड्रेस करने का, और यूनिकता के जो तमाम लेयर्स हैं उनमें, वो बहुत कुछ हमारे पास रेफरेंस के तौर पर, बहुत कुछ हमारे बैक हिस्ट्री में ही है, बहुत कुछ हमारे पुराने साहित्य में ही है, पुरानी कला में है, और हमारे कला में है, जी। जिसकी मौलिक जमीन हमारी है। तो उसको में बहुत कुछ ऐसा है जिसको हमें एड्रेस करके और जिसको कोट करके लेकर आने की जरूरत है। बहुत कुछ लाया जा चुका है, बहुत कुछ लाना बाकी है, और नई चीजें भी गढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ जो समसामयिक चीज होती है उसके परिभाषा में भी बदलाव आते हैं, और आने चाहिए। अगर वो सुधार के तौर पर है, सही की दिशा में है, तो सुधार आना चाहिए। तो ये चीजें हो रही हैं, तो अच्छा लगता है कि बहुत कुछ टूट भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो चेतना के अभाव के कारण नहीं टूट पा रहा है, उसके लिए चेतना लाने की जरूरत है, और अपनी ही चीजों को बार बार प्रोक्लेम करने की जरूरत है। जी जी। अगर आप इजाजत दे तो एक कविता जो मैंने लिखी थी आपके साथ, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और ये हमारे मन के भाव हैं। इसका नाम है मौन और अभिव्यक्ति। ये पढ़ना चाहूंगी आपके साथ। जरूर मैंने जरूर। सदियों से मौन लिखा, मैंने सदियों से मौन लिखा, तो तुम मुझ पर चिल्लाते रहे। मैं चुपचाप नदी किनारे चबूतरा बन बैठ गई, तो तुमने घाटों पे महफिलें जमा दी। बड़े सुंदर सतरंगी पंख, कजरारी आंखें हैं मेरी। बड़े सुंदर सतरंगी पंख, कजरारी आंखें हैं मेरी, पर तुमने बस मेरे वक्ष पे निगाहें जमाई। वाह। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे अंदर जो मुझे, मेरे वजूद, मेरे चरित्र को बनाता है, पर तुमने उसे बस मेरी यौनिकता से जोड़ दिया। मेरी चोटी में मैंने दुनिया गूंथ ली थी, मेरी चोटी में मैंने दुनिया गूंथ ली थी, तो तुम बोले कि खुले बाल मुझे मुक्ति देंगे। मेरी जीभ को तुमने अपने दांतों में दबाए रखा ताकि मेरी चीख भी तुम्हारे अंदर समा जाए। फिर तुम कहते हो कि मैं धरती हूं, इसलिए फसलें उगाती रहूं। फिर तुम कहते हो कि मैं देवी हूं, इसलिए आशीर्वाद तुम्हारा हक और देना मेरा काम है। फिर तुम कहते हो कि मैं चुप रहती हूं तो बहुत प्यारी और मासूम लगती हूं, इसलिए वाह। इसलिए बंद होंठ गुथी चोटी में तुम्हारा संसार संभालूं, बन के ठूंठ किसी चबूतरे पे नदी किनारे। बन के ठूंठ किसी चबूतरे पे नदी किनारे, पर जानते हो, पर जानते हो मेरी आवाज भी बहुत प्यारी है और चीख सुरीली। बस बस बस, अब बहुत हुआ छलावा, मैंने सदियों से मौन लिखा तो तुम मुझ पर चिल्लाते रहे। अब मैं तोड़ रही हूं ये मौन और लिख रही हूं अभिव्यक्ति, नई हाँ, कलम से लिख रही हूं, क्या बात है। नई कलम अब से। मैं तोड़ रही हूँ मौन और लिख रही हूँ अभिव्यक्ति। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। ये मेरी किताब कागज पे फुदकती गिलहरियां से है, बहुत पहले लिखी थी, पर इट्स वेरी रिलेवेंट फॉर करेंट यस। एंड एवर। यस यस।
स्त्रियों के मामले में भी यही है कि अब क्या किया उन्होंने, सारी लीक तोड़नी शुरू कर दी। तो हम्म। इसीलिए फेमिनिज्म गाली के तौर पर हो गई, क्योंकि पेट्रियार्की को खतरा हो गया। उनको लग रहा है ये एक फेमिनिज्म ही एक चीज है जो हमें तो हमारा समूल नाश कर देगी। तो मेल फेमिनिस्ट भी आ गए हैं। वो भी अब मतलब पहले सिर्फ स्त्रियां थी, अब मेल फेमिनिस्ट भी आ गए हैं। तो उनको लग रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। तो जो स्त्रियां तोड़ रही हैं वो पहले जैसी रही। तो उसके लिए मुझे एक अब्बास ताबिश का एक शेर है, बहुत पसंद है मुझे वो शेर। वो लिखते हैं कि मैं अपने आप में गहरा उतर गया हूँ। मैं अपने आप में गहरा उतर गया हूँ, शायद मेरे सफर से अलग हो गई रवानी मेरी। वाह। तो जिस लीक से हम चल रहे थे, अब हमने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है। अब हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आप को एक्सप्लोर करना हमने शुरू कर दिया है। और अब हम कह रहे हैं कि किसी की नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। सो हमने वो सफर जो पहला हम तय कर चुके थे, अब ने हमने वो रास्ता ही मोड़ दिया है। हम्म। तो ऑफ कोर्स इसीलिए फेमिनिज्म गाली बन रही है। तो शोभा, अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात की, हमने उनका एनालिसिस किया अपनी सोसाइटी में, इन जनरल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। अब अगर हम इसकी बात करें कि इनमें इनमें इन सारी प्रॉब्लम्स में, चाहे वो बॉडी ऑटोनॉमी हो, चॉइसेस हो, डिजायर हो, एक्सेप्टेंस हो, इनमें एक कॉमन थ्रेड है, वो है नजरिया, माइंडसेट। राइट। हम्म। तो अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है सॉल्यूशंस, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं क्यों, लेकिन ये सॉल्यूशंस हम्म। ऐसे हैं जो फाइनली मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से जुड़े हैं। कि इससे सिर्फ नहीं जुड़े हैं कि मैंने क्या पहना और क्या खाया, क्या पिया। ये हमारी सेफ्टी से, हमारी कंसेंट से, हैरेसमेंट इश्यूज से जुड़े हुए हैं। तो हमारी सोसाइटी का पहला जो रिएक्शन होता है हमेशा कि अपनी लड़कियों को संभालो, है ना। कपड़े करो, हम्म। जल्दी घर आओ, स्माइल मत करो, वो इंस्ट्रक्शंस। हम्म। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने लड़कों को समझाओ या उनको इस तरह से ग्रो करो, है ना। तो बेसिकली हम्म। कंसेप्ट इज सेक्स एजुकेशन और लड़कों को सेंसिटाइज करना, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बीच में बात भी की थी। राइट। हाँ। तो आपको लगता है कि दिस इज द वे, मतलब सोल्यूशन क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का, सोल्यूशन क्या है इस सेक्स एजुकेशन एंड गेटिंग दैट दोज थिंग्स इन अवर करिकुलम, उनके बारे में हम्म। वर्कशॉप्स करना, उनके बारे में बातें करना, डिस्कोर्स होना, है ना। ये बिल्कुल। एक तो आपकी बात सही है कि ये सारी टॉपिक्स को करिकुलम में डालकर उसका जो एक्सरसाइज मेथड होता है वो, हम्म। उसको उसको एग्जीक्यूट कराना। दूसरा, लाइफ स्किल्स। पहली वाली बात कि लड़कों को भी सेंसिटाइज किया जाए, वो उसको लेकर मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं एमपी में एक जगह है सीधी, बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ हम्म। और देश विदेश से कई फिल्में वहां पर आई थी। और आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट देयर। वहां पर क्या हुआ कि एक फिल्म दिखाई गई, रेप पर थी वो फिल्म। मेरे ख्याल से मलयाली फिल्म थी, V3 नाम था। हम्म। और जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई, उसमें एक लड़की के साथ रेप होता है और पूरा सिस्टम से वो परिवार हारता है, वो लड़की हारती है। और अक्सर जो होता है, हमारा सिस्टम इतना रिजिड है कि क्वेश्चन वो जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसी पर उठा देते हैं, बाकी सबको बचा लेते हैं। हम्म। हम्म। उस हॉल में जब वो फिल्म खत्म हुई और टॉक कन्वर्सेशन एक एक हुआ डायरेक्टर के साथ, तो एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ जो स्कूल में होगा, मुश्किल से योजना जी वो 7th 8th स्टैंडर्ड में होगा। वो डायरेक्टर से कह रहा है कि सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं पूछो, इस फिल्म से रिलेटेड क्या पूछना चाहते हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, फिल्म से रिलेटेड नहीं, फिल्म देखने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यवहारिकता में ऐसा क्या लेकर आऊं कि जो मेरे साथ में पढ़ने वाली मेरी जो महिला मित्र हैं, जो लड़कियां हैं, वो अनकंफर्टेबल ना फील करे। तो आप मुझे कुछ स्किल्स बताइए ना, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ना, कुछ एडवाइस दीजिए ना, जिससे उनको कंफर्ट फील हो मेरे साथ। हम्म। ये सवाल कितना मासूम है लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्टफुल सवाल है। उस बच्चे का क्या सेंसिटिविटी रही होगी कि उस बच्चे को फिल्म देख के लगा कि अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं अपने पास जो मेरे साथ की जो स्त्रियां हैं, मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, मेरे घर का जो इन्वायरमेंट है, मेरे स्कूल का, मैं वहां पर तो जो एज अ सिंगल बॉडी कर सकता हूँ वो तो करूँ। तो इसमें भी, इन सब में भी हमें अपने स्पेस में, अपने इन्वायरमेंट में, हम जहां पर हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जो भी पोजीशन होल्ड करते हैं, वहां पर हम कितना सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं। हम्म। और पुरुषों को भी सेंसिटाइज कर पा रहे हैं और स्त्रियों को लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। स्त्रियों को लाइफ स्किल का मतलब क्या है? जावेद अख्तर साहब एक कन्वर्सेशन में थे, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी बेटियों को कैसे
पाला है कि वो उसको कोई दहेज के नाम पर जला दे रहा है और वो जल जा रही है? आपने अपनी लड़कियों को कैसे पाला है कि उनको कोई उनका सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, वो झेलती जा रही है? आपने अपनी लड़कियों को कैसे पाला है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो चुपचाप सहती जा रही है? आप अपनी लड़की को ये भी तो सिखाइए ना कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो दिस स्टेप यू हैव टू टेक। तो लाइफ स्किल्स, तो ये जो लाइफ स्किल्स है ये सभी जेंडर के लोगों को बताने की जरूरत है। छोटे छोटे ये जो लाइफ स्किल्स है वो भी, कि हम बहुत कुछ सीखते हैं योजना जी, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी में तमाम स्थितियां जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं उनका सामना कैसे करना है, ये सीखना हम बहुत बार भूल जाते हैं। और इसीलिए हमें सिर्फ जीतना जीतना सिखाया गया है। जहां हम हार रहे हैं, जहां हम गिर रहे हैं, जहां हम परेशान हो रहे हैं, वहां पर कैसे हमें अप्रोच अपना रखना है वो बहुत कम सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है ये भी सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बोला। और मैं यही ऐड करूंगी कि सेक्स एजुकेशन को और मेल्स फीमेल्स दोनों को सेंसिटाइज करना, अपने राइट्स को समझना, ये जो शेम है ना उससे निकलकर ह्यूमन वैल्यूज पे बात करना, क्योंकि बिल्कुल। जिंदगी ज्यादा बड़ी है। ये नाक कटना, ये सब इतना बड़ा नहीं है। हमारी सोसाइटी को हमें एक बहुत बेहतर सोसाइटी अगर बनाना है तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच शोभा, आई एम सो डिलाइटेड दैट वी हैड दिस डिस्कशन टुडे। एंड मुझे लगता है ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं था, एक मिरर था जो हमने सोसाइटी के सामने रखा है ना? क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरे पास आज ऐसे ये कन्वर्सेशन, चिट चैट और इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी साथी थी जिनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है और जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। बिकॉज यू आर एडिंग इतना पॉजिटिवनेस, आपने जोड़ा हुआ है ना अपने लिटरेरी वर्क से भी, अपनी पर्सनालिटी से भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो तमाम मुद्दों पर गंभीरता से बात करके जो सीधे सापेक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती हैं समाज से, परिवार से और एक व्यक्ति से। मुझे बहुत खुशी हुई। Thank you so much. So guys, from body autonomy to desire, from feminism to acceptance, और सबसे important सोच बदलने की जरूरत पर जो हमने आज स्पॉटलाइट डाली है, उसके लिए आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। शोभा जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला। शोभा जी, मैं यही कहूंगी कि यू आर सो फियरलेस और ऑनेस्ट हैं आप। तो इस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए, और हम सब और आपका लिखा पढ़ना चाहते हैं और ऐसे डिस्कशंस को और देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक एंड यू फॉर सो ऑल माय मच। व्यूअर्स, अगर आपको आज का ये एपिसोड अनकंफर्टेबल है ना, वाले क्वेश्चंस जो हमने उठाए हैं वो अच्छा लगा हो या बुरा भी लगा हो, तो प्लीज हमारे साथ अपने कंफर्ट डिस्कंफर्ट को जरूर शेयर कीजिए। बिकॉज इट्स टाइम वी स्टॉप विस्परिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड वी स्टार्ट ओनिंग दीज कन्वर्सेशंस। सो इफ यू बिलीव इन व्हाट वी डिस्कस टुडे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हर शेयर एक नया डायलॉग शुरू कर सकता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच कन्वर्सेशंस ऑन राइटफुली योर्स, जहां हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम सोच को जिंदा रखते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं डॉक्टर योजना जैन। स्टे बोल्ड, स्टे क्यूरियस, स्टे राइटफुली योर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।